रियल नंबर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रियल नंबर, है ना। आपने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6 में भी नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इन सब के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हमें जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, एनी नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एंडलेस इन्फिनिटी, है ना। तो 1 से लेके 2, 3 ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं करते हैं, ना ही माइनस काउंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। बस यही डिफरेंस होता है नेचुरल और होल नंबर में। होल नंबर में हम क्या करते हैं? जीरो से लेते हैं, ठीक। और नेचुरल नंबर में हम 1 से लेते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, हाँ, प्राइम नंबर का मतलब होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होगा, वो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो लिखोगे द नंबर विच हैज नो फैक्टर। ऐसा नंबर जिसका कोई फैक्टर ना हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एक्सेप्ट, देखो 1 तो सबको डिवाइड करता है, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। 1 या खुद से ये डिवाइड होता है, 1 या खुद से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल आप प्राइम नंबर के लिए 1, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? ये सारे आपके प्राइम नंबर में आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद क्या आता है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर देख लो क्या है ना, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है, जैसे प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। उसी तरह कंपोजिट नंबर के पास कॉमन फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर के पास 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इस तरह से ये सारे के सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर के बाद जो हमारा आता है वो आता है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। देख लो क्या होता है। ये अभी हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन है ये, है ना। इसके बाद एक्सरसाइजेस शुरू होंगे, तो इंट्रोडक्शन में ही आप देखिए, कंपोजिट के बाद आता है आपका इंटीजर्स। क्या आता है आपका? इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे सेट ऑफ नंबर जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही नंबर होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही नंबर होते हैं। ऐसे सेट्स ऑफ नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर बोथ, ऐसे जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंडलेस, है ना। इसे हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। मतलब जिसमें प्लस माइनस वाले दोनों नंबर होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो आता है रैशनल नंबर। इंटीजर्स के बाद क्या आता है बच्चों? रैशनल नंबर्स आता है ना। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो रैशनल क्या होते हैं ना, दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई q, इन फॉर्म ऑफ p बाई q नॉट इक्वल्स टू 0, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। एंड P and Q should not have any common factor। P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर
नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर के बाद हमारा आता है ना इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद क्या आता है, इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल के ऑपोजिट, मतलब ये ऐसे नंबर होते हैं ना जो रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब वो 1.232323 ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप करते हो, अगर आप किसी को डिवाइड करोगे 2/3, मान लो 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो 0.666666 एंडलेस टाइम में होता जाता है, वो जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। एक तरीके से समझ लो क्या कि वो टर्मिनेट नहीं होता है ना। तो इर्रेशनल नंबर क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर which are नॉन टर्मिनेटिंग। पहला क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग होंगे। फॉर एग्जांपल √3, √2, 2/3 एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। मतलब ले देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और क्या ये से डिवाइड करोगे तो वो रिपीट होता चला जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर उसका जीरो नहीं आएगा। बेसिकली ये सब तो मैं 8th 7th में ही पढ़कर आया हूँ, ऐसा नहीं कुछ नया बता रहा हूँ। नया अब बताने जा रहा हूँ कि नया इसमें क्या है। नया जो आपका जो क्लास 10th में जो आपको जो सबसे पहले आपका क्लास 10th से इंट्रोडक्शन होगा, उससे होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। किससे, यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड्स डिवीजन क्या कहता है ना, सपोज करो कि दो इंटीजर हैं आपके पास a एंड b, इन दोनों इंटीजर के ही अंदर q एंड r भी आता है। क्या आता है, q एंड r, है ना। जो r जीरो नहीं हो सकता है, नहीं जीरो से ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या जीरो से ज्यादा हो सकता है ना। तो यूक्लिड डिवीजन सेज व्हेन a एंड b, अगर a एंड b एक इंटीजर है, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, है ना, देन p एंड q satisfies, p एंड q क्या सेटिस्फाई करता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जो होता है वो आपका जीरो या जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होगा, और b से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। एग्जाम्पल ले लो आप, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने लिया 144 एंड 42, 144 एंड 42। अगर इन दोनों का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो क्या होगा, अगर इन दोनों का HCF निकालोगे तो सिंपल है कि आप करोगे जब सपोज करो यहाँ पे 144 है और यहाँ आपने 42 लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है 42, तो ये 3 टाइम्स में कितना होगा 126, है ना। 3 4 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 8, 118 आ रहा है ना। तो इसके बाद देखो इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम मानते हैं A, क्या मानते हैं, ये है आपका B, ये क्या है B, ये आपको क्या बोलते हैं Q, और ये क्या बन जाता है R। अगर इसको हम उस यूक्लिड डिवीजन लेमा पे रखेंगे तो A की जगह पे क्या रखेंगे 144, A की जगह पे क्या रखेंगे 144, B की जगह पे हम क्या रखेंगे 42, Q की जगह पे क्या रखेंगे हम 3, और R कितना रखेंगे 88। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो अगर इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं ना तो दोनों साइड 144 आएगी, क्या आएगी 144। तो ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। ये समझ में आया, ओके। अब देखो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड्स में भी आया होगा। 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब उसको देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलो, लेमा मत बोलो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये आपके सामने 135 एंड 225 है, इसको आपको डिवाइड करना है बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखो सबसे पहले आपने डिवीजन वाला HCF सीखा है ना, HCF जो डिवीजन वाला होता है, उसी तरह करो आप। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखो आप 225
ओके, यहाँ लिखो आप 135। अभी आप देखोगे ये कितने टाइम्स में जा रहा है, 1 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में करोगे तो ये 135 होगा, सब्ट्रैक्ट करते हो अगर तो ये कितना हो जाता है 90, है ना, कितना बचता है 90। अब यहाँ पे यूक्लिड लगाओ, क्या लगाओ, यूक्लिड्स लगाओ। देखो तो यूक्लिड्स क्या कहता है, स्टेप 1 लिख लेना, यूक्लिड्स क्या कहता है आपका कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो मैंने आपको बताया ही था a क्या होता है 225, b आपका क्या है 135, q आपका 1 है और r कितना है 90। ये आपका यूक्लिड हो गया। यहाँ पे जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको हम अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, फिर से इसको करिए, 90 से इसको करिए 135 को, है ना, 1 टाइम्स में करते हैं तो कितना आता है 90, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 45। अब जरा इसको इधर यहाँ पे फिर से लगाइए यूक्लिड, है ना, फिर से हम यूक्लिड लगाएंगे, देखेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मैंने क्या कहा है, जब तक कि r 0 ना आ जाए तब तक हमें करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू आप 135 लिख दो और b की वैल्यू आप लिख दो 90, q की वैल्यू आप 1 रखो और r की वैल्यू 45, ठीक है ना। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ 90 से कर दो, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स में 90 हो जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से स्टेप 3 लगाओ, स्टेप 3 लगाओ, देखो फिर से भाई a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रखेंगे 90 और b की जगह हम क्या रखेंगे 45, q की जगह पे फिर से हम रखेंगे 2 और r देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 0, r हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना, यानी कि हमारा ये जो वैल्यू है वो किससे डिवाइड हो जा रहा है, b की वैल्यू देखो 45, यानी 45 क्या है हमारा HCF है, 45 क्या है हमारा HCF है, ठीक है। इसी तरह से यूक्लिड डिवीजन का हमें क्वेश्चन